कॉन्स्टेंट मोशन, सॉरी उसका सब टॉपिक है वो। हमारे पास है कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। ओके, इधर ध्यान दो बेटा। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, जिसमें हमें जो पढ़ना है वो है शुरू में कॉन्स्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन क्या है? ये है कनेक्टेड मोशंस बोलते हैं इसका। क्या बोलते हैं? कनेक्टेड मोशन। जैसे कोई भी चीज़, मान लो कि चेयर है, दो चेयर्स है, उसको रस्सी से बांध के रखा मैंने, और एक चेयर को रस्सी और एक और रस्सी बांध के मैंने अपने हाथ से पकड़ लिया उस रस्सी को, और उस चेयर को मैं खींच रहा हूँ अपनी तरफ, है ना। तो उस चेयर से जो दूसरी चेयर बंधी हुई है वो भी क्या होगी? मूव हो जाएगी, है ना। तो आप जानते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे हैं? कनेक्टेड है ना। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं कनेक्टेड मोशन, या फिर किसी से कहते हैं कांस्टेंट मोशन। कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल ये चेयर एक में को लग कर है ना, और मैं एक चेयर को ढकेल रहा हूँ, तो जब मैं एक चेयर पे फोर्स अप्लाई करता हूँ उसके कारण दूसरी चेयर भी सरकती है ना। तो जब हम दोनों के मोशन को स्टडी करते हैं वो भी कहलाता है कांस्टेंट मोशन या कनेक्टेड मोशन, है ना। सिंपल है। ये पेन है, मैंने अपने हाथ में रखा, मैं हाथ को ऊपर नीचे करूँगा जिसके कारण पेन भी ऊपर नीचे होगा, है ना। तो मैं बोलूँगा ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है और ये आपस में कांस्टेंट मोशन है। जनरली एक बात तो आपको साफ समझ में आ रही है, जितनी तेज़ी से मैं हाथ ऊपर नीचे करूँगा पेन भी उतनी तेज़ी से ऊपर नीचे होगा, है ना। तो जितना एक्सेलरेशन मेरे हाथ का होगा उतना ही एक्सेलरेशन पेन का भी होगा, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ता है? अक्सर कुछ कनेक्टेड मोशंस को स्टडी करना पड़ता है और हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि पूरे सिस्टम का, सिस्टम बोले तो क्या होता है? एक बॉक्स या पूरे जितने भी बॉक्सेस है या जितने भी डब्बे हैं, सब जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। कभी कभार ये कैलकुलेट करना पड़ता है, कभी कभार सिर्फ एक बॉक्स का, एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है। तो फिर कभी हमें क्या करना पड़ता है? किसी धागे के बीच का टेंशन कैलकुलेट करना है, तो कभी, है ना, दो डब्बों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और ये वो रीजन है जिसपे से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं JEE में खास तौर से, है ना। JEE एडवांस के लेवल का देखो ये बात बताता हूँ, ये जो फील्ड है उसके 3 लेवल्स हैं, है ना। एक है बेसिक लेवल जिसको मैं बोलूँगा ये नीट का लेवल माना जाता है। फिर एक आता है JEE मेंस लेवल, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है ना। JEE मेन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा HC वर्मा की किताब, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। फिर आता है JEE एडवांस, है ना। वो तो एडवांस का लेवल ही एक अलग होता है, नो डाउट। तो देखो क्या है, हर कोई अपनी लेवल को, अपनी जो उसके हिसाब से उसको फोकस करके सॉल्व करो, है ना। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत मल्टीपल अलग अलग टाइप के आएंगे इसमें, मगर आपको अपनी रेंज समझना है कि मैं कौन सी स्टडी कर रहा हूँ। तो बोले नीट का, तो मुझे नीट रीजन पे फोकस करना है। मैंने पहले भी कहा कि पहले आप इस पार्ट में माहिर हो जाओ, है ना। आप पहले इस पार्ट पे एक्सपर्ट हो जाओ, आप बारीकी से एक एक बात को समझ लो, फिर उसके बाद अगले लेवल पे जंप करो, है ना। कोई भी अभी मेरे पास, खास तौर से नीट वाला स्टूडेंट, कोई भी मेरे पास JEE वाले क्वेश्चन लेकर नहीं आएगा कि सर ये वाला पहले के पहले नहीं लाएगा। हाँ, पहले आप क्या करो, आप जो नीट लेवल के क्वेश्चन है उसको मास्टर्स कर लो, आप अच्छे से परफेक्ट कर लो। फिर उसके बाद अपना लेवल बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, फिर JEE वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे को नहीं लगेगा आपको इतना टाइम मिलेगा, क्योंकि दम पे दम आगे कुछ ना कुछ आते रहेगा। तो इन केस आप अच्छे से फास्ट कर रहे हैं सॉल्व, तो फिर अगर आप करेंगे आगे तो इंशाल्लाह JEE में भी आपको फोकस, मैं आपको हेल्प कर लूँगा। वैसे मॉड्यूल के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ, है ना। मैं लगातार 3-4 साल से देख रहा हूँ कि मॉड्यूल के क्वेश्चन ही एज इट इज़ कई बार आए हैं इसमें। जैसे एक मिनट किसी ने प्रिंट कराया, देखो
मणिपुर में नीट का आया हुआ था जब, तो कहाँ गया वो, फ्रिक्शन में था शायद मुझे एग्जैक्ट याद ना आ पाए, मगर हाँ ये वाला क्वेश्चन जो था 42 नंबर का, मणिपुर के जो नीट का अभी हुआ था बीच में, जब मणिपुर में वायलेंस चल रहा था तो उनका नीट का एग्ज़ाम कुछ दिनों बाद हुआ था, तो वो वाला क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो 5वें नंबर का था शायद एक, एक्सेलरेशन वाला, ये नहीं, हाँ कहाँ चला गया वो क्वेश्चन, G/5, जी खोल दो बेटा। मुझे एग्जैक्ट अभी नज़र तो नहीं आ रहा है इसमें, मगर आपको बता दूं मैं कि थर्ड वाला, हाँ ये देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो बेटा, दरवाज़ा ऑन कर लो। थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे अगर आप, तो बस उसी के जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, बस उसमें नंबर बदले हुए, वैल्यूज़ बदले हुए, बस एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन है। और भी जैसा कौन सा, हाँ ये 19th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था इसके 1-2 साल पहले, मैंने उसमें डाला नहीं कितना एक्चुअली अभी तक के। तो खैर आप जब भी देखेंगे तो थ्रू आउट अगर 3-4 साल पहले के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको सेम और सिमिलर मिल ही जाएगा पूरा का पूरा। अगेन मैं बोलूँगा हमेशा क्या करना, सबसे पहला फोकस जैसे आपका क्या होना चाहिए, क्लास वर्क, क्लास में जो प्रॉब्लम्स कराए जा रहे हैं उस पर फोकस करो। फिर अगला स्टेप जाओ आप डीपीपी, ये रेगुलरली सॉल्व होना चाहिए आपका। फिर अगला स्टेप जाइए आप मॉड्यूल और साथ ही साथ टेस्ट पेपर्स, है ना। ये 4 चीज़ों को आप पकड़ के अच्छे से कर लो, है ना, आपको इंशाल्लाह कोई नहीं रोक पाएगा अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए, है ना। और आपके अच्छे बोले 100 के ऊपर वाला अच्छा नहीं, है ना। जैसे कि नीट के स्टूडेंट बोलते हैं बस 100 के ऊपर आ जाए फिजिक्स के मार्क्स, सिर्फ 100 मिल जाना बोले बस बात हो गई बोले, ऐसा नहीं, है ना। इंशाल्लाह अगर आप ये चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, है ना, तो 150 प्लस आपके मार्क्स कहीं नहीं जाते, है ना। और अगेन आप अगर थोड़ा और ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, यानी NCERT की रीडिंग, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, तो नो डाउट पॉसिबिलिटी आप 180 भी टच कर सकते हैं, है ना। तो पॉसिबिलिटी है उसके अंदर, अगर आप मेहनत की अच्छे से और आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड ये सारी चीज़ें रही अगर, तो आप 180 भी टच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं आगे। हमारा कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में हम कांस्टेंट मोशन नाम का टॉपिक देखने वाले हैं। अब चलो ठीक है, यहाँ जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो असल में उनकी शक्ल कैसी होगी, चलो वो देखते हैं। टाइप 1, एक सरफेस होगा, और उस सरफेस पर मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे, कभी 2 कभी 3, 2 से या 3 से ज़्यादा नहीं होगा आपको, और उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं। फिर अक्सर इसमें पूछा जाता है कि एक एक ब्लॉक का, एक पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। फिर उसके बाद टाइप 2 बनाते जाओ आप लोग भी साथ में। रस्सी से 2 या 2 से ज़्यादा ब्लॉक्स अटैच्ड है और आप फोर्स F लगा के उसको खींच रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा जाता है आपसे। टाइप 3, टाइप 3 में केस 1,
तो पूरा सिस्टम अभी बाहर ही खड़े करो, पूरा सिस्टम इस तरह से अरेंज्ड है, दो ब्लॉक्स है रस्सी से अटैच, ऊपर की तरफ फोर्स F लग रहा है और आप एक्सेलरेशन A से पूरा उसको ऊपर खींच रहे हैं। केस 2, फोर्स तो लग रहा है ऊपर की तरफ, मगर उसका वजन उस पर भारी पड़ गया तो वो एक्सेलरेशन A से नीचे जा रहा है ना। मान लो क्या होता है कि आपके हाथ पे किसी ने क्या करा, एकदम वजनदार चीज़ थमा दिया, आप फोर्स तो लगा रहे हो उसको ऊपर पकड़ने के लिए, मगर वो चीज़ का वजन बहुत ज़्यादा निकला, तो क्या होगा, झाड़ करके नीचे जाएगा, है कि नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि चलो ठीक है, कोई सामान लेके जा रहा है, आपका दोस्त थैली पकड़ा हुआ है, आप क्या करते, थैली छोड़ देते एक साइड से, तो क्या होता, झटके से वो नीचे चले जाता। तो उसी के बारे में बस यहाँ स्टडी करना है हमको। टाइप 4, अब यहाँ से चालू होगा फिक्स्ड पुली सिस्टम, फिक्स्ड पुली सिस्टम टाइप 4। टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, और टाइप 9 जो रहेगा मूवेबल पुली सिस्टम।
तो ऐसे 9 टाइप की अपने को प्रॉब्लम्स देखना है। हुआ? बड़ा समझ वो वाली चेयर पास का। वो बेटा जल्दी करिए। बॉक्स है, बॉक्स बॉक्स बना एम पे, कैपिटल एम पे बीच में डब्बा है ना, बीच में यहाँ पर डब्बा है ना, 3 डब्बे है ना वहाँ पे। मूवेबल पुली बहुत अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस आते हैं और जेई में JEE के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट होता है। नीट में उसके ऊपर बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक आध बार क्वेश्चन आएगा, है ना, तो उसको हम लोग बहुत लाइट में बोलेंगे। और जैसा कि ये वाला टाइप 8 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1 और 2 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ यही सारे कंसेप्ट अगला टॉपिक जो आएगा फ्रिक्शन का, उसमें भी आते हैं, है ना, तो उसका भी नॉलेज होना चाहिए आपको। थोड़ा सा इसमें हमें नॉलेज चाहिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नॉलेज होना चाहिए वो है कॉमन सेंस की, है ना। भले ही न्यूटन सेकंड लॉ ना हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉमन सेंस सभी के पास होगा, है ना। हालांकि मुझे मालूम है ऐसे कई लोग हैं जिनके पास नहीं है, अनस के पास है, तभी तो वो आके पूछता है चीज़ें, है ना रे अनस। देख रहे यार तेरे को कैसे बोल रहे हैं अनस, बता इनको बाहर जाके। चलो हुआ बेटा। अब हमको देखो यहाँ देखना है स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके स्टेप्स क्या होंगे, हमको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और यही चीज़ें आपको फ्रिक्शन में भी फॉलो करना है, यही रूल। Steps to approach the problem.
स्टेप्स टू अप्रोच द प्रॉब्लम। देखो बेटा, स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द सिस्टम। पहला, आइडेंटिफाई द सिस्टम। सिस्टम कौन है ना, उसको आप आइडेंटिफाई करिए। जैसे कि अगर मैं यहां पर पूरा देखूंगा तो हालांकि देखा जाए तो ये पूरा, ये ब्लॉक, ये स्ट्रिंग, ये ब्लॉक, ये सब मिलाकर क्या हुआ? सिस्टम हुआ। तो हमें सबसे पहले एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ सिस्टम है ना, यानी किस पर फोर्सेस लग रहे हैं। मैंने क्या कहा? किस पर फोर्सेस लग रहे हैं। वो किस पे लगा रहा है अभी वो देख रहे हैं हम लोग नहीं, उस पर कौन से फोर्सेस, किस पर हम लोग देखते हैं कि फोर्सेस लग रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। सिस्टम कुछ भी हो सकता है, एक बॉक्स, दो बॉक्स, बॉक्स और स्ट्रिंग वो भी हो सकते हैं, एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सिस्टम कहलाएगा। दूसरा स्टेप क्या रहेगा? एनलिस्ट all the forces acting on the system. Enlist all the forces acting on the system. उस सिस्टम पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी सबकी एक लिस्ट बना लो, क्या क्या लग रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं फ़िलहाल सिर्फ इस बॉक्स पे फोकस करता हूँ, मेरा फोकस सिर्फ किस पर है? ये बॉक्स है M1 मास पर है। किस पे फोकस है बेटा? सिर्फ M1 मास पे। मैं M2 पे मास पे फोकस किया क्या? नहीं, अभी सिर्फ मेरा फोकस M1 मास पे है। जब मेरा फोकस सिर्फ M1 मास पे होगा तो ये मेरा सिस्टम कहलाएगा। तो जब मैं इसी पे फोकस कर रहा हूं तो मैं लिस्ट बनाऊंगा इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले उसका वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो रस्सी इसको खींचेगी ना तो उसमें क्या आ जाएगा? तनाव, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग। अभी तो फिलहाल 3 है। अगर ये रफ सरफेस होता, अगर ये रफ सरफेस होता तो एक फ्रिक्शन भी लग जाता था, मगर अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये सारे सरफेस स्मूथ होने वाले हैं। जब फ्रिक्शन टॉपिक आएगा तो उसमें सारे सरफेस रफ हो जाएंगे। फिर तो पहला स्टेप तो हम लोग, हमारे लिए अभी फिलहाल तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा। तो हमने आइडेंटिफाई किया कितने फोर्सेस है? 3 है ना। उसमें से हो सकता है कि एक आध फोर्स इंक्लाइंड हो, है ना, तो उसको क्या करना? फिर 2 कंपोनेंट्स में बांटना है ना। फिर 2 कंपोनेंट्स में बांटेंगे तो क्या आएगा? एक फोर्स एक्स एक्सिस पर आएगा और एक फोर्स वाई एक्सिस पर आएगा। ठीक है, फिर आगे स्टेप 2, एनलिस्ट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। स्टेप 3, identify the direction of motion of the object, that motion line will be considered as x-axis. Identify the direction of motion of object. तो देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, एक मास M1 एक मास M2 है ना। आप इसको इधर ढकेल रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं कि भैया ठीक है ये बॉक्स किधर जा रहा है, तो बोले राइट साइड में। चलो सिर्फ आप M1 पे फोकस करो, अभी का काय पे फोकस करो? M1 पे। तो बोले M1 किधर जा रहा, तो बोले राइट साइड में। तो जिस डायरेक्शन में जाएगा वो उसके लिए बन जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी ये लाइन ऑफ मोशन, यानी जिस रास्ते से वो जाएगा वो उसके लिए क्या रहेगी? पॉजिटिव डायरेक्शन, या सिर्फ एक्स एक्सिस बोलो आप, है? अब जाहिर बात है जो लाइन फिर उसको परपेंडिकुलर होगी वो क्या होगी? वाई एक्सिस होगी, है ना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एंड
द लाइन परपेंडिकुलर टू इट इज वाई एक्सिस, और वो लाइन जो से परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी। जैसे एक और चीज बता दूं मैं, जैसे कि हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस है, मान लो इंक्लाइंड सरफेस है जिसका एंगल से थीटा है। देखो बेटा, ये मास m है। अब जाहिर बात है आपको सभी को मालूम है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये किधर जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये जो लाइन है जिस डायरेक्शन में उसका मोशन होगा, ये उसके लिए क्या रहेगी बेटा, एक्स एक्सिस रहेगी, और ये क्या रहेगी बेटा, वाई एक्सिस रहेगी। आया समझ में आपको, ये है ना कि ये रहेगी वाई एक्सिस। स्टेप 4, इफ एनी फोर्स is inclined to x axis or y axis, resolve it into two components। अगर कोई फोर्स है जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को इंक्लाइंड है, ना प्योरली x पर है ना प्योरली y पर है। जैसे कि देखो इसका वेट, ये डब्बे का वेट नीचे आता है mg, है ना। मैं पूछूंगा कि देखो ये बॉक्स के लिए x एक्सिस तो ये है, उसके लिए y एक्सिस तो ये है ना। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। मुझे एक बात बताओ, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, उसके नजरिए के हिसाब से, है ना, आप मुझे बताइए कि वेट mg कौन सी एक्सिस पर है। क्या वो x एक्सिस पर है, हाँ? क्या वो y एक्सिस पे है? अब आप बोले सर हाँ y पे तो सीधी नीचे आ रही। बेटा वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, हमको किसकी बात करना है, ये बॉक्स के हिसाब से। देखो तो हमने देखा इस बॉक्स के हिसाब से y एक्सिस ये होता है और ये x एक्सिस होता है, और ये जो फोर्स है वो दोनों के बीच में है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते, फिर कंपोनेंट्स में बांट देते, है ना। आपको याद होगा बांटे थे अपन ने कल, mg sin थीटा था ये वाला, और ये वाला था mg cos थीटा। आया समझ में आपको कि ये कंपोनेंट्स में बांट देते हैं। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या है, स्टेप 5, टेक द सम, या वेक्टर सम बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। टेक द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस along x axis and equate it with the product of mass and acceleration, ठीक है। दैट इज समेशन fx, समेशन का मतलब होता है सम, इज इक्वल्स टू मास इंटू मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो देखो भैया क्या बोल रहा वो, कि सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं एक्स एक्सिस पर उनका वेक्टर सम करो। वेक्टर सम कहने का मतलब ये हो रहा कि अगर कोई फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। मान लो कि अगर मैं बोलूँगा एक बॉक्स है, इस साइड इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है,
और पीछे की तरफ लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, तो मैं क्या बोलूँगा टोटल फोर्स कितना है 10 - 2। आप 10 + 2 बोलोगे क्या बोलेंगे 10 - 2। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दोनों कैसे हैं, अपोजिट है, तो 10 - 2। और फिर उसको करना क्या है, सिस्टम के मास से और सिस्टम के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। जनरली ये वाला फॉर्मूला एक्सेलरेशन निकालने के लिए यूज में आता है ना। ओके, रिमेंबर in connected motion except spring system को छोड़कर acceleration of each block is equal to acceleration of system। देखो क्या बोला हुआ है, एक बात याद रखिएगा कि कनेक्टेड मोशन जितने भी है, जितने भी आपने देखे यहां पर डायग्राम, एक्सेप्ट स्प्रिंग सिस्टम छोड़कर, स्प्रिंग सिस्टम को छोड़ के, कि हम ये कहेंगे कि अगर एक पूरे सिस्टम का आप एक्सेलरेशन लेते हैं, मतलब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि यहाँ पर 2 बॉक्सेस हैं, उसको रस्सी से पकड़ के खींच रहा हूँ मैं। एक्सेलरेशन के लिए आप ऐसा समझो, अपनी सादी ज़बान में उसको बोलते हैं झटके से खींचना किसी चीज़ को। अगर मैं रस्सी को जोर से झटके से खींचता हूँ, है ना, तो दोनों के दोनों डब्बे आगे बढ़ेंगे। मैं बोलूँगा दोनों के डब्बों की स्पीड कितनी थी, तो बोले 0। कितनी है शुरुआत में स्पीड 0। जब मैं ऐसा रस्सी से खींचूंगा तो मैं देखता हूँ कि 1 सेकंड के बाद दोनों डब्बों की स्पीड होगी 4 मीटर/सेकंड। कितनी हो गई 4 मीटर/सेकंड। मुझे बता स्पीड कितने से बढ़ी, 4 मीटर/सेकंड से बढ़ी। कितनी देर में बढ़ी, 1 सेकंड बढ़ी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना था 4 मीटर/सेकंड, टाइम कितना था 4 मीटर/सेकंड अपॉन 1 सेकंड कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, मीटर/सेकंड²। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना था 4 मीटर/सेकंड²। एक डब्बे का एक्सेलरेशन फिर कितना माना जाएगा 4 मीटर/सेकंड²। दूसरे डब्बे का भी क्या माना जाएगा 4 मीटर/सेकंड²। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो याद रखें, जो एक्सेलरेशन पूरे एक सिस्टम का है वही हर एक ब्लॉक का है, एक्सेप्ट स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग का मामला अलग होता है। जब आप खींचते हैं ऐसा तो स्प्रिंग आपको मालूम स्ट्रेच हो जाता, तो आगे वाला थोड़ा तेजी से जाएगा, पीछे वाले को थोड़ा फोर्स बाद में लगेगा, है ना। स्टेप 6, इफ रिक्वायर्ड। देखो भैया ये वाला तभी यूज करना है जब जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ रही है तो, है ना। इफ रिक्वायर्ड टेक द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस along y-axis and equate it with 0, that is summation f(y) equals to 0। तो अगर ज़रूरत पड़ती है, जनाब अमजद साहब इसमें इंक चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ती है तो सारे फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस का वेक्टर सम लो और उसको 0 से इक्वेट कर लो। अगेन जैसे मैंने कहा जरूरत पड़ती है तो।
तो पानी डाल रहे थे। इधर का तो हो गया वो ना, लेफ्ट साइड का हो गया ना। चलिए हो गया, आखिरी का चल रहा आज, जल्दी जल्दी हाथ चलो। हो गया,
हुआ? चलिए, ये प्रॉब्लम देखो आप। Two blocks each of mass 2 kilogram and 3 kilogram are kept on horizontal surface and a force of 10 Newton is applied on them as shown in figure। तो कैलकुलेट करो, कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो, साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ईच ऑफ द ब्लॉक, हर एक ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी कैलकुलेट करो। सरफेस का नहीं बोल रहा है वो, सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन पूछा क्या उसने? नहीं, ये जो उसको लौटेगा एक दूसरे को, तो वो दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन पूछा है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जिसने कहा कि आप एक्सेलरेशन निकालो, और हमेशा हमें वही निकालना पड़ता है पहले। बड़े गौर से सुनो बेटा, अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है यहाँ पे कि पूरे सिस्टम को कंसिडर करो। अब मैं बोलूँगा पूरे सिस्टम पे कुल मिला के कितने फोर्सेस लग रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्सिस एक ही फोर्स लग रहा है ना? तो मैं बोलूँगा ठीक है, समेशन एफ एक्स वो एक ही है, बोले वो क्या है? 10 न्यूटन है। और उसने क्या कहा था, उसको क्या करना? इक्वेट कर देना मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम्स। नहीं बेटा, वो समेशन एफ वाई को 0 से इक्वेट करना था। तो बोले भैया सिस्टम का कितना मास है? 2 + 3 है ना, तो 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन का ए। अब हमको मालूम है ये 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5, और ये 5 को इधर लेके जाऊंगा तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 मीटर/सेकंड²। तो ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया ना, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। अब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया, मतलब ये एक्सेलरेशन हर एक ब्लॉक का भी है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वो ईच एंड एवरी ब्लॉक का भी होगा, आया ना? अब आगे हमें निकालना है दोनों डब्बों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो रहा है वो। तो चलो कैसे निकालेंगे? मैं 2 किलो के डब्बे को कंसिडर करता हूं। मैं 2 मेथड से बताता हूं। मेथड 1, तो ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक लिया मैंने। मैं अब इसका बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम, समझ रहे ना? कल देखे थे ना हम लोग ने फ्री बॉडी डायग्राम, कल या परसों, कब की बात है? परसों की। तो चलो, राइट साइड से ये वाला फोर्स कितना है? 10 न्यूटन है ना, और नीचे उसका वेट जाएगा mg यानी कि 2g। ये mg है, m का मास का 2 और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का g, 2 ग्राम नहीं है ना। और सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन ns। मान लो कि ये जो इधर ऑब्जेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन है वो r है, क्योंकि वो कैसा है कि ये मैं r इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पर न्यूटन का 10 n लिखा ना मैंने, तो ये n और वो n के बीच में कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मैं नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ पर क्या से रिप्रेजेंट कर रहा? r से। तो जनरली ट्रेंड है हर किताब में, कभी कभार किसी की बुक में आपको n से मिलेगा, किसी बुक में r से मिलता है। तो ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन है r। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा डब्बा गया किधर? राइट में गया कि लेफ्ट में गया? राइट में गया, है कि नहीं? तो तुमको क्या लगता है ज़्यादा ताकतवर फोर्स कौन सा है फिर? नॉर्मल रिएक्शन है कि वो 10 न्यूटन का फोर्स ताकतवर है? 10 न्यूटन का है। तो फिर मैं बोलूँगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस बताओ कितना है? तो बोलेंगे आप सर 10 - r, बोलेंगे ना आप 10 - r। और हमारे को क्या बोला गया तो उसको कैसे इक्वेट करना? मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी मेरा फोकस किस पर है बेटा? मेरा फोकस किस पर है? सिर्फ 2 किलोग्राम के डब्बे पे। मैं किसके बारे में नॉलेज ले रहा? 2 किलोग्राम के डब्बे के बारे में ले रहा। तो अभी मेरा सिस्टम कौन रहेगा? सिर्फ 2 किलोग्राम का डब्बा। तो मैंने बोला कि ठीक है, वो राइट साइड में गया, तो भैया ये फोर्स ज़्यादा है और ये नॉर्मल रिएक्शन से कम है, तो इसलिए टोटल फोर्स को मैंने क्या लिखा? 10 - r। अच्छा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है? 2, एक्सेलरेशन का a। ठीक है भाई। अब ऐसा है
देखो मैं नॉर्मल रिएक्शन को बोल सकता हूँ 10 माइनस ट्वाइस ऑफ ए, 10 माइनस ट्वाइस ऑफ ए, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक्सेलरेशन 2 आया ना अपना, है ना। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन। ये आ गया हमारे पास आंसर, है ना, 6 न्यूटन। अगर मैं चाहूँ तो 3 किलोग्राम के डब्बे से भी निकाल सकता हूँ। बोले कैसे? अरे भैया सीधी सीधी बात है, जितना फोर्स आपका 2 किलो का डब्बा उसको लगा रहा है, उतना ही फोर्स 3 किलो का डब्बा भी क्या कर रहा है, 2 किलो के डब्बे को फोर्स लगा रहा है। अभी आपने कौन सा फोर्स लिए थे नॉर्मल रिएक्शन, जो 3 किलोग्राम का बॉक्स 2 किलोग्राम के बॉक्स को फोर्स लगाएगा, है ना। और अब मैं क्या करता हूं, मैं कंसीडर करता हूं 2 किलोग्राम के ब्लॉक को। ये मेथड सेकंड है, दोनों में से कोई एक आपको यूज करना है, दोनों जरूरी नहीं है करने के लिए। तो चलो मेथड सेकंड में मेरे पास कौन सा ब्लॉक है, तो बोले 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, बनाओ उसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो बोले देखो उसका वेट 3g और सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, है ना। राइट साइड से उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो है नॉर्मल रिएक्शन। अरे भैया ये 3 किलोग्राम के ब्लॉक को एक ढकेला ना 2 किलोग्राम का ब्लॉक, और कितने फोर्स से ढकेल रहा है, इतनी फोर्स से, नॉर्मल रिएक्शन। ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका कंप्लीट हुआ, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इस पे सिर्फ 3 फोर्सेस है, ये वाले पे 4 थे ना। यहाँ से लगा था 10 न्यूटन का, इस साइड से लगा था नॉर्मल रिएक्शन ये बॉक्स का, फिर बाद में सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और वेट उसका नीचे की तरफ। अब ऐसा है कि ठीक है, अब हमें को ये सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन तो पूछा नहीं है, हमको वो वाई एक्सिस वालों से कोई काम ही नहीं है, हमको काम सिर्फ ये एक्स एक्सिस वालों से है। तो मैं बोलूँगा फिर से वो रूल को फॉलो करो, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। बोले यार एक ही है आर, ओके उसको इक्वेट करो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। मास कितना है 3 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ए, अच्छा ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 न्यूटन। देखो वही आंसर आया कि नहीं आया, है ना, मगर बहुत जल्दी आ गया, 2 स्टेप में आंसर आ गया। तो हमेशा एक बात याद रखना, जैसे कि मालूम है मुझको कि ये दोनों बॉक्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है, चाहे आप इससे निकालो ये चाहे आप इससे निकालो सेम मिलेगा। अगर ये बॉक्स आखिरी वाला बॉक्स है, अगर ये बॉक्स आखिरी वाला बॉक्स है, तो आप यही वाला आखिरी वाले बॉक्स को ही चुनना, क्योंकि आखिरी वाले बॉक्स पे एक फोर्स कम लगता है ना। जैसे इस पर कितने लगे थे कुल मिला के 4, इस पे कितने लगे थे 3। तो इससे निकालने में फ़ायदा ये हुआ कि कैलकुलेशन में मामूली से जो एरर हो सकता था, या मामूली सी जो आपको मेहनत ज़्यादा हो सकती थी, वो कम पड़ जाएगी, है ना। मगर डोंट वरी, उसके बाद भी मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको, जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो इंशाल्लाह वो भी देख लेंगे। कुछ बोल रहे आप, फिर से बता दूं। देखो ये 3 किलोग्राम वाला बॉक्स, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, राइट साइड से नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन और उसका वेट। हमको वाई एक्सिस वाले फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस वाले फोर्सेस पे फोकस करो। टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस बोले एक ही है आर, उसको इक्वेट करना है इसके मास और इसके एक्सेलरेशन से, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले से मालूम है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाल दो वैल्यू हो गया आंसर, लिख लो। टाइम क्या हो 1 क्वेश्चन लिखना हो गया क्या सभी का?
चलो देखो इधर, तुमने 2 का देखे थे, अब 3 का आ गया। सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशंस हो गए। चलो गेट स्टार्टेड। सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई, तीनों ब्लॉक का सिस्टम है हमारे पास, और हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना है। तो ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, 30 न्यूटन का है ना। ये आप इक्वेट करेंगे पूरे सिस्टम के मास से, 2 + 3 + 5, और उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे। सही है ना। टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, 30 न्यूटन। इसको क्या करना है, इक्वेट पूरे सिस्टम का मास और मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर समेशन एफ एक्स, सॉरी नॉट एफ एक्स, ये हो जाएगा 30 = 10a। देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना आएगा, 3 मीटर/सेकंड²। ठीक है। अब यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन पैदा होगा वो देखो 3 डब्बे हैं, तो 2 कॉन्टैक्ट्स हैं इनके। एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर आया और एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर आया। यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन मान लो N1 और यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन मान लो N2। तो चलो N1 निकालते। अब N1 कहाँ से निकालेंगे, 2 किलो के डब्बे से, क्योंकि 3 किलो के डब्बे से को अगर आप लेते हैं तो 3 किलो के डब्बे को दोनों तरफ से कितना फोर्स लग रहा है वो मालूम होना जरूरी है। तो हम लोग 2 किलो का डब्बा लेंगे। तो मैं 2 किलो का डब्बा लेता हूं। राइट साइड से मैंने, लेफ्ट साइड से मैंने देखा कितने का फोर्स लगा, 30 न्यूटन का, और राइट साइड से कितने का फोर्स लगा पता नहीं, नॉर्मल रिएक्शन N1। मैं वाई एक्सिस वाले फोर्सेस को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि उसको यूज आ ही नहीं रहा, तो ज़बरदस्ती उसको देख के और कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो अपन सिर्फ एक्स एक्सिस वाले फोर्सेस ले रहे हैं अभी। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, ये पूरा बॉक्स सरका किधर, राइट में, तो कौन सा वाला फोर्स ताकतवर है, 30 न्यूटन इज पावरफुल देन द नॉर्मल रिएक्शन N1। तो मैं बोलूंगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, फिर 30 - N1, आया ना, है ना। टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना हुआ, 30 - N1, जिसको मैं क्या कर सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर सकता हूं। मास कितना है इसका, 2 है। तो देखो 30 - N1 = 2 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ रहा, 3, 2 3 6। देखो N1 = 30 - 6, देखो N1 = कितना है बेटा, 24 न्यूटन। यह आ गया N1। N2 आप निकाल के बता सकते है ना। N2 निकालने के लिए आप 3 किलोग्राम का डब्बा भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, क्योंकि इस बार आपको N1 पता चल चुका है। मगर मैंने क्या कहा था, लास्ट वाला चुनो, उससे आसान जाएगा। 15 आ रहा है ना, सही है। देखो, तो अगर मैं 5 किलोग्राम का डब्बा लूंगा, उसको इस साइड से फोर्स लग रहा है N2, है ना, क्योंकि यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन था वो N1 था, यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो N2 है। तो 5 किलो के डब्बे को 3 किलो का डब्बा ढकेल रहा है,
और कितने फोर्स से ढकेल रहा है, N2, तो बोले N2 फोर्स से ढकेल रहा है। तो टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है, बोले एक ही है, नॉर्मल रिएक्शन N2, उसको 5 × A यानी इसका मास और एक्सेलरेशन से इक्वेट कर दो। तो N2 इज इक्वल्स टू 5 × 3, तो N2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर 15 न्यूटन। दैट्स करेक्ट। आया समझ में? बातें नहीं। ध्यान से देखो, जब शॉर्ट ट्रिक जिसमें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो पूरा। आप फोर्स F अप्लाई कर रहे हो, पहले और दूसरे डब्बे के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा N12, दूसरे और तीसरे डब्बे के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा N23, और तीसरे और चौथे डब्बे के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा N34। अब ये शॉर्ट ट्रिक जो है ये नॉर्मल रिएक्शंस निकालने के लिए। अगर मुझे N12 चाहिए तो मैं क्या करूं, है ना, एंड यहां के बाद के सारे डब्बे देखो कितने हैं, तो बोले 1 2 3 3 डब्बे हैं, तीनों के मास लिखो M2 + M3 + M4 और उसको सिस्टम के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर N1 था, है ना, ये निकालना था, तो भैया यहाँ पर कुल मिला के कितने डब्बे थे, उसके बाद 2 डब्बे थे, 3 + 5 कितना होगा 8, और एक्सेलरेशन कितना आया था 3 आया था। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 24 आ गया ना, 24 न्यूटन। इसी तरह से अगर मुझे N23 निकालना है तो क्या करना है ना, इसके बाद देखो कितने डब्बे हैं, कितने बॉक्सेस हैं, 2, दोनों को मास को ऐड करो और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह ये इसके बाद एक ही है, इसके बाद एक ही है M4, तो उसको सिर्फ M4 को A से मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में आपको? लिखो। इन केस, सुनो पूरी बात, इन केस आप चाहते हैं कि मैं एक्सेलरेशन ना निकालूं, मैं डायरेक्टली आंसर्स पे जाऊं बिना एक्सेलरेशन निकाले, तो वो भी पॉसिबल है। बताओ ना सर। तो देखो, ये देखो खास तौर से, अब आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डिवाइडेड बाय पूरे सिस्टम का मास M1 + M2 + M3 + M4, है ना। आप ये अच्छे से जानते हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो और पूरे सिस्टम का मास। अब हर जगह बस ये वैल्यू डालने का है। तो अब ये N12 अगर आपको कैलकुलेट करना रहा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो N12 इज इक्वल्स टू M2 + M3 + M4 मल्टीप्लाई बाय फोर्स अपॉन M1 + M2 + M3 + M4। अब यहाँ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, मतलब क्या, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ना, तो उसके बाद जितने भी डब्बे हैं उनका मास ऐड करो, जो अपन ने पहले किए थे। यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ना, इसके बाद जितने भी बॉक्सेस हैं उनके मास को ऐड करो, उसके बाद, हाँ,
यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, उसके बाद जितने भी मासेस है उनको ऐड करो, उसे मल्टीप्लाई करो अप्लाइड फोर्स से, उसे मल्टीप्लाई करो अप्लाइड फोर्स से, बाद में पूरे बॉक्सेस जितने हैं टोटल, अब इसके बाद नहीं बोल रहा मैं क्या बोल रहा, कुल मिला के जितने हैं टोटल सभी के चारों के बॉक्सेस के मास से आप क्या करो, उसको डिवाइड कर डालो ऐड करके, है ना। ये समझ में आया क्या? अब जैसा वही मैं बोलूंगा फिर n आपका N23 का क्या आएगा, फिर N23 मैं बोलूंगा यहां इसके बाद कितने बॉक्सेस है, 2, तो भैया n इसके मासेस को ऐड करो M3 प्लस M4 मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड फोर्स, मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड फोर्स अपॉन चारों बॉक्सेस के मास को मासेस से डिवाइड कर डालो, मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, है ना। इसी तरह से आपका N34, ओके, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, उसके बाद कितने मास है, बोले एक ही है वहां पर, तो M4 अप्लाइड फोर्स अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो इसमें तुमको एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए सिर्फ F और M की वैल्यूज से आपने निकाल लिया। जैसे कि अगर मैं फिर से एग्जांपल लूं, N1, मुझे N1 निकालना है, एग्जांपल के तौर पे मुझे N1 निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं सबसे पहले लूंगा इसके बाद कितने बॉक्सेस हैं, तो बोले 2 है, दोनों का मास कितना है 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई बाय फोर्स कितना लगा 30 अपॉन कुल मिला के मास कितना है 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना होता है 10 कटा 24, आगे आंसर। तो आपको एक्सप्रेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट वहीं पर फोर्सेस की वैल्यू लिए आपने और ये सब चीज़ों से आपका आंसर आ गया। ओके, गॉट दैट? ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, लिख लो और फिर इसका बाकी कट हम लोग कल देखेंगे। डाउट्स होगा जो वो लेके आ जाए किसी को।